Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I hope you all will be very fine and in best of your health. लेक्चर का आगाज़ करते हैं खूबसूरत दुआ के साथ रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एड्स के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था कि एड्स का वायरस हमारी बॉडी में किस किस तरीके से अपनी कॉपीज़ बनवाता है। हमने लेक्चर के एंड पे दुआ की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तमाम किस्म की बुराइयों से और बीमारियों से महफूज रखे। लेकिन खुदा ना खास्ता माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वायरस हमारी बॉडी में शामिल हो जाता है तो इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम डेवलप होते हैं, राइट? और अगर सिम्टम डेवलप होते हैं तो हम उनको कैसे और कितने क्विकली डायग्नोज कर सकते हैं। फिर भी देखेंगे कि अगर हम इसको ट्रीट करना चाहें तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अब तक कोई टूल ऐसा दिया है, कोई ऐसी मेडिसिन दी है कि जिसकी वजह से हम इन पेशेंट्स को ट्रीट कर सके। फिर हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि इलाज परहेज से बेहतर है। तो फिर वो कौन कौन से परहेज हैं जिनको हम ऑप्ट करके इस पर्टिकुलर मुतादी और कंटेजियस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। लेक्चर के एंड पे हम देखेंगे कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में एड्स की क्या सिचुएशन है और वर्ल्ड वाइड एड्स किस तरीके से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे आप लोगों से हाईली डेंजरस, most devastating disease of the humanity nowadays, and it is AIDS. You know, it stands for acquired immunodeficiency syndrome। और क्यों इसका नाम रखा था, ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। सिम्टम्स देखते हैं क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिम्टम की 3 डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं। जाहिर है बहुत अर्ली, मिड और लेट। हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वेरी इनिशियल स्टेज इज नोन एज एसिम्प्टोमेटिक। नेम इंडिकेट कर रहा है, ए का मतलब नॉट, सिम्प्टोमेटिक जिसमें सिम्टम अपीयर हों, ठीक है। कैरियर स्टेज यानी कि इस वक्त ऑर्गेनिज्म के पास वायरस तो मौजूद है लेकिन उसमें कोई सिम्टम खातर खा अपीयर नहीं हो रहा, लेकिन ये वाला ऑर्गेनिज्म डिजीज का कैरियर है और ये खुदा न खास्ता ट्रांसमिशन की कॉज भी बन सकता है। इस लिहाज से ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टेज है, राइट? अगर किसी में सिम्टम अपीयर होते हैं तो वो सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 इज फीवर, राइट? ये फीवर क्या है? ये फीवर लो ग्रेड भी हो सकता है और हाई ग्रेड भी हो सकता है। यूजुअली वायरल डिजीजेस में हाई ग्रेड फीवर होता है और ये जो फीवर है ये कॉन्वेंशनल मेडिसिन देने से उतरता है फिर दोबारा हो जाता है, उतरता है फिर दोबारा हो जाता है। इसकी ड्यूरेशन बढ़ती चली जाती है और बाय द एंड तो शायद इसको ठीक करना भी नामुमकिन हो जाता है। फिर हम चलते हैं चिल्स। अच्छे खासे नॉर्मल मौसम में बैठे हुए भी इसको पीरियोडिकली बार बार क्या है, सर्दी लगने का एहसास होता है, राइट? इसे हम चिल्स बोलते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर की निस्बत इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। एक्स का मतलब होता है दर्दें। इसको दर्दें कहाँ होंगी? ज़ाहिर है इसके मसल्स में। तो मसल्स की जो पेन होती रहती है ये एक बहुत डेंजरस सिम्टम है। अलॉन्ग विद दीज सिम्टम्स एलोन मसल्स की पेन के ऊपर आप एड्स की स्टैम्प नहीं लगा देंगे। इन सिम्टम्स के साथ अब ये वाली सिम्टम और ये वाली सिम्टम, इन पहली 3 सिम्टम तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन जो सिम्टम अब हम पढ़ने वाले हैं ये वन ऑफ द मोस्ट की डायग्नोस्टिक यू कैन से सिम्टम है। वो क्या है? स्वोलन लिम्फ नोड स्टेज। इसका मतलब क्या है कि आप लोग पढ़ेंगे इस बुक के चैप्टर में, दैट इज रिगार्डिंग सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी में 2 सर्कुलेटरी सिस्टम है, उनमें से एक का नाम होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे का नाम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे उस लिम्फेटिक सिस्टम में हमारी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स होते हैं। आप लोग अगर देखें अपनी बॉडी को तो आप लोगों की नेक की साइड्स पे, आप लोगों की आर्मपिट का मतलब क्या होता है? एक्सिला, राइट? यहाँ पर आप लोगों के एब्डोमिनल रीजन में, थोरेसिक रीजन में, और ग्रॉइन रीजन जिसे हम वो रीजन बोलते हैं कि जहां हमारी टांगे हमारे एब्डोमेन से टच होती हैं या अटैच होती हैं,
दैट वेरी जोन इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रॉइन। तो इन रीजन्स में आप लोगों को लिम्फ नोड स्वोलन नजर आती है। और आखिरी सिम्टम इची स्किन, इसको जगह जगह बार बार खारिश होती रहती है और ये खारिश परसिस्टेंट होती है। आम कन्वेंशनल मेडिसिन से ये ठीक नहीं होती। बार बार हम लोग अगर इसकी स्किन पे स्टेरॉइड भी अप्लाई करते हैं तो भी इसकी खारिश को बहुत थोड़े से के लिए फ़ायदा होता है और फिर दोबारा से खारिश स्टार्ट हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ अर्सा तक ये वाले सिम्टम अपेयर होने के बाद ये सिम्टम ऑल टुगेदर गायब हो जाते हैं और गायब होने के बाद इनकी जो गायब होने की ड्यूरेशन है वो तकरीबन 9 मंथ और सो रहती है। ये और ही ज़्यादा ख़तरनाक पीरियड है बिकॉज कि जो अर्ली सिम्टम अपेयर हुए थे वो ऑल टुगेदर ख़त्म हो गए और पेशेंट ये समझ रहा है कि आई एम हेल्दी नाउ, हालांकि वो हेल्दी बिल्कुल नहीं है। इस वक्त ये इन्फेक्टेड है, सिम्टम इसके पास नहीं है, लेकिन ये अगर आप इसको टेस्ट करवाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसका जो HIV टेस्ट है वो पॉजिटिव है। जब हम HIV टेस्ट की बात करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो होता है PCR। जब हम PCR लगाएंगे, PCR स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उस पर्टिकुलर केस में हम इस पर्टिकुलर वायरस के DNA के कॉम्प्लीमेंट प्राइमर्स और उसकी कॉपी बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स वो PCR में ऐड करते हैं और उसके रिजल्ट में जो PCR है वो अगर उसके कोरेस्पॉन्डिंग या कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स यानी HIV के प्रेजेंट होंगे तो उसकी एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी और हम बता देंगे कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में इसका टेम्पलेट मौजूद है, मींस ये वाला ऑर्गेनिज्म HIV पॉजिटिव है। लेकिन अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो जाहिर है फिर तो ये सिम्टम अपीयर ही नहीं होंगे, हमें आगे प्रोसीड ऑन नहीं करना चाहिए। ये था हमारे पास क्वालिटेटिव टेस्ट कि इसमें किस किस्म का वायरस है और ये प्रेजेंट है भी या नहीं। एक किस्म का PCR और होता है, उससे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव PCR। वो हमें ये बताता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितनी ज़्यादा अमाउंट है वायरसेस की। तो दो चीज़ें, वायरस की कौन सी टाइप है और वायरस कितनी ज़्यादा मिकदार में बॉडी में प्रेजेंट है, ये दोनों किस्म के टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाएंगे तो ये ख़तरे वाली बात है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो फिर ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चला जाएगा। लेकिन एक गौरतलब बात हमारे स्टूडेंट्स ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 8 से 10 साल तक भी सिम्टम अपीयर ना हो, उसकी रीज़न क्या है, उसका अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम जो कि इस वायरस को प्रोलिफरेट होने से रोक रहा है। लेकिन अगर ये वाला ऑर्गेनिज्म किसी भी तरीके से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएगा तो मुमकिन है उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग ना हो और यह बहुत सीरियस डिजीज का शिकार हो सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज इज कॉल्ड एज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि अब यहाँ पे जो सिम्टम्स है वो कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गए हैं एंड ऑल दीज सिम्टम्स आर रिलेटेड टू दिस वेरी डिसऑर्डर। तभी तो हमने सिंड्रोम का नाम दिया था। आपको याद होगा मैंने बोला था कि सिंड्रोम हम किसी भी ऐसी चीज़ को बोलते हैं कि जिसके अंदर डिजीज तो एक होती, एक पॉजिटिव एजेंट तो एक होता है, लेकिन उसके आगे जो कैस्केड ऑफ डिसऑर्डर्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, उसे ही हम सिंड्रोम बोलते थे, राइट। तो इस पर्टिकुलर सिंड्रोम में जैसे मैंने अभी बोला कि सबसे पहला सिम्टम क्या है, स्वोलन लिम्फ नोड्स। इस स्टेज के बाद एक मरतबा फिर अब ये ऑर्गेनिज्म स्वोलन लिम्फ नोड का शिकार हो जाएगा और अब इसकी दफ़ा यानी कि अब की दफ़ा जो डिजीज होगी वो पहले की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर अपीयर होगी और अब जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें पहले से ज़्यादा बड़ी और स्वोलन नजर आएंगी। इफ़ यू वांट टू एग्जामिन, इफ़ यू वांट टू सी वेदर दीज पर्टिकुलर लिम्फ नोड्स आर स्वोलन और नॉट, तो पहली बात है कि आपको इस ऑर्गेनिज्म की नेक पे, साइडों पे आप लोगों को ये लिम्फ नोड्स स्वोलन मिलेंगे। फिर आप इसको पेल्पेट भी कर सकते हैं, हाथ लगा के देख सकते हैं, एक्सेक्जिला को चेक किया जा सकता है कि वहाँ पे लिम्फ नोड प्रेजेंट है या नहीं। तो ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये तीनों जगहों पर अब आप लोगों को नज़र आएंगी और सबसे अहम बात क्या है कि ये परसिस्टेंट होंगी। ये पहले वाली स्टेज की तरह से गायब नहीं हो जाएंगी बल्कि ये परसिस्टेंट रहेगी 4 मंथ्स और हर दिन इस पर्टिकुलर लिम्फ नोड में फर्दर स्वेलिंग का बायस बनेगा because viruses are living, residing in these particular nodes and these particular nodes they are getting bigger and bigger and bigger day by day। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होगी इस पर्सन के लिए बिकॉज अब वो स्टेज 1 से स्टेज 2 में दाखिल हो गया है। एक और यूनिक डिजीज सिम्टम जो आप लोगों को यहाँ नजर आता है दैट इज अ नाइट स्वेट्स। नाइट स्वेट का मतलब यह है कि ऑर्गेनिज्म रात को सोया होगा
और जब वो सुबह को उठेगा तो उसका बेड ऑल टुगेदर गीला होगा। उसकी वजह वो स्वेट्स हैं कि जो इस ऑर्गेनिज्म को रात के टाइम आए। इन पर्टिकुलर नाइट स्वेट्स के रिजल्ट में ऑर्गेनिज्म के सारे कपड़े भीगे होंगे, बिस्तर उसका गीला होगा, और ये प्रोसेस जारी रहता है। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा होगा, 2 दफ़ा होगा। अगर हम इन्हें कोई एंटी पायरेटिक मेडिसिन देंगे, इवन उस वाले केस में जो स्वेट की प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसकी जो स्वेट्स है, मीन पसीने आने की जो रफ्तार है या स्पीड है या अमाउंट है, वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक और सिम्टम, दैट इज कॉल्ड एज परसिस्टेंट कफ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी कफ 1-2 महीने में ठीक नहीं हो रही तो ये बड़ी खतरे वाली बात है। अगर इस पर्टिकुलर परसिस्टेंट फ्लू कफ के साथ आप लोगों को ऊपर वाले सिम्टम भी अपेयर हो रहे हैं तो डेफिनेटली तो वी शुड बी वेरी अलर्ट कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय बॉडी। अब 2 चांसेस हो सकते हैं। अगर लिम्फ नोड स्वोलन है तो या तो खुदा ना खास्ता इस पर्सन को कैंसर है, और या फिर खुदा ना खास्ता ये पर्सन एड्स का शिकार हो गया है। ये दोनों सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं, लिम्फ नोड का स्वेल हो जाना और नाइट स्वेट्स का आना। अगर इनके साथ साथ परसिस्टेंट कफ भी है, परसिस्टेंट फ्लू भी रह रहा है इस बंदे को, फिर उसका डायरिया का मतलब कि उसके लूज मोशन उसको आ रहे हैं, और ये लूज मोशन भी आम अद्वियात के साथ ठीक नहीं हो रहे। यानी कि अगर हम कन्वेंशनली किसी को कोई एंटी अमीबिक मेडिसिन देते हैं, एंटी अमीबिक मेडिसिन देते हैं, एंटी डायसेंट्री मेडिसिन देते हैं, तो उसके रिजल्ट में ऑर्गेनिज्म ठीक हो जाता है। लेकिन इस वाले केस में मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। हम जितना ज़्यादा इस पर्टिकुलर मरीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो ये इसे हम बोलते हैं परसिस्टेंट डायरिया। फिर हम देखते हैं कि जब डिजीज़ और आगे चलती है तो इस ऑर्गेनिज्म की मेंटल फैगिंग स्टार्ट हो जाती है, मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाता है, और उसकी बहुत चीज़ों को क्लियरली सोचने की जो एबिलिटी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। चश्मे मा रोशन दिले मा शाद, यानी कि जो आँखों की चमक है, दिमाग की जो बसीरत है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। फिर वो जज नहीं कर पाता है। जजमेंट डिफरेंट तरह की हो सकती है। वो डिसीजन मेकिंग हो सकती है, वो अपनी बॉडी की रेलेवेंट पोजीशन टू द ऑब्जेक्ट्स ये भी हो सकती है, वो रिलेटिव पोजीशन विद इन द बॉडी ऑर्गन्स कि मेरा हाथ मेरे नोज से कितने डिस्टेंस पर है या मेरी आंखें इस वक्त किधर को देख रही हैं, ये तमाम कंट्रोल्स ऐसा 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 लॉस होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये सिम्टम्स आगे प्रोमोट होते हैं, आगे चलते रहते हैं, तो जो सबसे आखिरी और बहुत ख़तरनाक बात होती है वो है इसकी डिप्रेशन। ये ऑर्गेनिज्म इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही कि मैं एड्स का शिकार हो गया हूँ, और अब इस एड्स की चूँकि दुनिया में मेडिसिन भी कोई नहीं है, उसमें मायूसी के बादल छाते चले जाते हैं। देखते हैं कि इसके बाद लास्ट स्टेज में इस ऑर्गेनिज्म के साथ क्या होता है। इसके लिए वी हैव टू गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं थर्ड स्टेज की, परहैप्स जहां तमाम उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं। दैट वेरी स्टेज इज कॉल्ड एज फुल ब्लोन एड्स, यानी कि अब एड्स मुकम्मल तौर पे बॉडी में फैल चुका है। अगर एड्स बॉडी में मुकम्मल तौर पे फैल चुका है, इम्यून सिस्टम बिल्कुल डिफीटेड है, तो फिर फाइनल स्टेज शुरू हो गई है। परहैप्स जिंदगी का काउंट डाउन भी स्टार्ट हो गया है। ये ऑर्गेनिज्म कभी भी अपने प्यारों का साथ छोड़ सकता है। क्या क्या सिम्टम्स होंगे? वेट लॉस तो इस ऑर्गेनिज्म का पहले भी हो रहा था, लेकिन अब वेट लॉस होने की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। ये ऑर्गेनिज्म एक हड्डियों का जिंदा ढांचा सा बन के रह जाएगा। इसके मसल्स की एटोनी हो जाएगी, स्किन रिंकल होना शुरू हो जाएगी, और इसकी बॉडी में जिंदगी के आसार आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगे। वेट लॉस की कॉज क्या है? परसिस्टेंट डायरिया। तो ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, ये ऑर्गेनिज्म को डे बाय डे वीक कर रही हैं। इसका फ़ायदा कौन उठाएंगे? अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शंस। अपॉर्चुनिस्ट कहते ही उस ऑर्गेनिज्म को हैं कि जो मौका शनास होता है, जो किसी एक नाजायज़ मौके से फ़ायदा उठा सकता है, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्ट। तो ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं, ये क्या क्या हो सकती हैं? नंबर 1, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। क्या मतलब होगा कि टीबी तो आपको पता है बोन्स की भी हो सकती है, इंटेस्टाइन की भी हो सकती है।
आप लोगों की नर्व्स की भी हो सकती है, आप लोगों के मसल्स की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। टीबी हड्डियों की भी हो सकती है। लेकिन जो टीबी इन ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड है वो पल्मोनरी टीबी है, मींस लंग्स की टीबी है, और उसकी परसिस्टेंट कफ इस वाले केस में मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद कैंडिडियासिस। आपको पता है कि हमारे पास कैंडिडा एल्बिकन एक फंगस होती है और ये आम तौर पे इन ऑर्गेनिजम्स की थ्रोट रीजन को अफेक्ट करती है, और थ्रोट रीजन में जाने के बाद ये हमारे थ्रोट में डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जिनमें हमारे जाहिर है क्या प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ एसोफेगस प्रेजेंट होती है, यहाँ लेरिंग्स, फेरिंग्स। तो इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है, फंगस अपने डेरे जमा लेती है। आमतौर पे इट इज़ नॉट दैट वेरी डेंजरस, यू कैन से फंगस हमारी बॉडी में ये आती रहती है जाती रहती है, बिकॉज वी हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम की बदौलत ये बार बार किक ऑफ की जाती है हमारी बॉडी से। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में चूंकि इम्यून सिस्टम डिफिटेड है, तो अगर आप इस ऑर्गेनिज्म के मुंह को जायजा लेंगे तो आपको इसके तालू में, इसके टॉन्सिल्स के ऊपर, इसकी बैक ऑफ द थ्रोट पे, एसोफेगस के स्टार्ट में, लेरिंग्स में, फेरिंग्स में, समटाइम इनिशियल पार्ट ऑफ ट्रेकिया में आप लोगों को ह्यूज ग्रोथ्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडिडा एल्बिकन्स नजर आती है। रिकरेंट नमूनिया, इसका क्या मतलब है? इस ऑर्गेनिज्म को बार बार नमूनिया की शिकायत होती है। आमतौर पे हम नमूनिया को सर्दी का बुखार कहते हैं, लेकिन इस वाले केस में चूंकि इसके पास इम्यून सिस्टम ही नहीं है, तो सर्दी हो या गर्मी हो, किसी भी मौसम में ये इन्फेक्शन इसको कैप्चर कर सकती है, पकड़ सकती है। और आपको पता है कि निमोनिया वाले केस में बहुत ही हाई ग्रेड फीवर होता है, और हाई ग्रेड फीवर इस ऑर्गेनिज्म के एंजाइम सिस्टम को फर्दर डिग्रेड कर रहा होता है। तो आगे आ जाती है मेरे पास डिटेरियोरेशन ऑफ ब्रेन। ब्रेन में समझने और सोचने की सलाहियत स्टेज 2 से और ज़्यादा ख़राब हो गई है। हम नाम देते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाती है ब्रेन की। लॉस ऑफ बैलेंस, मैं बता चुका हूँ आपको पहले से कि ये फर्दर ख़राब होगा, ये ऑर्गेनिज्म अपने बैलेंस को मेंटेन नहीं रख सकेगा। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अब डिप्रेशन अपने उरूज पर होगी। ये ऑर्गेनिज्म अपने जीने की तमाम उम्मीदें ज़ाहिर है लॉस कर चुका होगा। रीज़न आपको मैंने बताई है। एक इसको ये वाली बात पता है कि इसको एड्स है, और दूसरी बात कि ये डे बाय डे, दिन ब दिन जब अपनी बॉडी को इमेसिएट होते, वेट ऑफ मसल्स को लॉस होते हुए, अपनी बॉडी को श्रिंक होते हुए दिखता है, तो ज़रा डिप्रेशन जो है वो और ज़्यादा हो जाती है, और ये मरीज़ चिड़चिड़ा और नाउम्मीद और हर दूसरे से कोलसम हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो हमारी एथिक्स हैं, ब्यूटीज़ हैं, वो सारी की सारी सेहत के साथ होती हैं। जब इंसान को सेहत जाती हुई और मौत सामने नज़र आती है तो बिहेवियर का ऑल्टर हो जाना एक कॉमन सी बात है। देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स, व्हाट नेक्स्ट। हमारे पास HIV क्या करता है, हमारे डायरेक्ट किलर सेल्स जिन्हें हम लोग CD4T सेल्स बोलते हैं, उनको अटैक करता है। यूनिवेरी कल डिस्कस किया था हम लोगों ने, और उससे हमारा इम्यून सिस्टम तबाह हो जाता है। इस इम्यून सिस्टम के तबाह होने की वजह से फर्दर इन नॉर्मल डिजीज़ के अलावा जो डिजीज़ हमें अटैक कर सकती हैं उसे कैपोसिस सार्कोमा बोलते हैं। फिर हमारे पास फंगल इन्फेक्शन, जैसे मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ, नर्वस सिस्टम में डिस्कशन भी होगी आप लोगों के साथ। हाँ, आपको ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो विजन है वो लॉस हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आंखों की बिनाई भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और जो नर्व्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। आप कोशिश करें कि आप इन दो चीज़ों को इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट करके देखें। GIT डिजीज़ में आपको पता है डायरिया सबसे बड़ी एलिमेंट है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इस ऑर्गेनिज्म को आहिस्ता 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 मौत के मुंह में लेके जा रही हैं। सवाल ये है कि क्या हम इस पर्टिकुलर मरीज़ की मदद कर सकते हैं? तो आंसर इज़ वेरी सिंपल। ये वाला मरीज़ कितनी जल्दी अपनी बॉडी में होने वाली चेंजेस को महसूस करता है, कितनी जल्दी से ये उन एक्सपर्ट हैंड्स में चला जाता है जो इसको मौत के मुंह से खींच के ला सकते हैं। ये वाला ऑर्गेनिज्म, ये वाला पेशेंट कितनी जल्दी उस ट्रीटमेंट को और ज़िंदगी से मोहब्बत को यू कैन से जाहिर करता है और मेडिसिन को रेगुलरली लेता है, उस पर इस बात का इन्हिसार होता है। क्या हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन है? तो आंसर इज यस, वी हैव गॉट सर्टेन ARVs। इसका मतलब क्या होता है? ARV का मतलब होता है एंटी
रेट्रोवायरल मेडिसिन। ARV मेडिसिन से बात होती है एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन। मेरा ख्याल है अगर आपको कल का लेक्चर याद हो तो आपको पता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि जो वायरस के RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर मैं किसी तरीके से उस पर्टिकुलर एंजाइम को काम करने से रोक दूं तो जाहिर है मैं क्या करूंगा, मैं RNA से DNA बनने के प्रोसेस को रोक दूंगा। अगर मेरे पास RNA से DNA के बनने का प्रोसेस रुक जाएगा तो जाहिर है वायरस की मेरी बॉडी में मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा। वंस ये प्रोसेस स्टॉप हो गया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के जो CD4 सेल्स पहले यू कैन से डैमेज हो रहे थे वो फर्दर डैमेज होने से बच जाएंगे और जाहिर है कि मेरे जो हेल्दी T किलर सेल्स हैं वो इनको खा लेंगे और ये पेशेंट ऐसा सा ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बात का इन्हिसार फिर दोबारा बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए इस बात के ऊपर है कि ये ऑर्गेनिज्म कितनी जल्दी से इस बात की रेडी होता है कि वो एक्सेप्ट कर ले कि आई एम अ पेशेंट ऑफ एड्स एंड आई हैव टू टेक मेडिसिन, आई डोंट हैव टू स्किप एनी मेडिसिन, आई हैव टू लव माई लाइफ। अगर ये सारी चीज़ में डेवलप हो जाएंगी तो ये जो हमारे पास ARV मेडिसिन होती हैं इनके लिए इनको इस्तेमाल करके हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी ऑफ द केस। हम लोग क्या करते हैं कि हम सिंपल ARV भी कर सकते हैं और हम HAART भी कर सकते हैं। इट स्टैंड्स फॉर हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यानी कि हम लोगों ने इस ऑर्गेनिज्म को एक वक्त में 2 या 3 मेडिसिन को मिला के सारी की सारी एक ही काम कर रही हैं। सारी की सारी मेडिसिन का एक ही रोल है कि वो किसी तरीके से RNA से DNA के बनने के प्रोसेस को रोके। या फिर एक और स्टेप भी हो सकती है, आपको पता है हमने बोला था इंटीग्रेज एक एंजाइम होता है। अगर मेरे पास कोई ऐसी मेडिसिन है कि जो इंटीग्रेजेज एंजाइम्स को रोक सके, उनको पॉइजन कर सके, उनको एक्टिविटी करने से रोक सके, तो फिर भी अगर हमारे वायरल RNA से वायरल DNA बन भी गया है तो वो वाला वायरल DNA मेरे क्रोमोसोम का, मेरे ह्यूमन DNA का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये डिफरेंट मेडिसिन होती हैं जिनको हम लोग आपस में मिला सकते हैं और मिलाने के बाद हम उसके कॉकटेल बना सकते हैं। और इस कॉकटेल बनाने का या सारी की सारी मेडिसिन का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि हम इस ऑर्गेनिज्म के CD4 काउंट को इंक्रीज करें, हम उसके वायरल लोड को कम करें। और सबसे जो अहम बात वो यहाँ पे लिखी है कि हमने किसी भी सूरत में वंस हमें पता चल गया है कि ये वाला शख्स एड्स का पेशेंट है और कंफर्म हो गया, तो फिर हमने पेशेंट की विश को बिल्कुल नहीं देखना। हमने उसकी विश को हरगिज नहीं देखना कि तुम चाह रहे हो मेडिसिन खाना कि नहीं चाह रहे हो, तुम यू कैन से इस वक्त डिप्रेस हो या नहीं डिप्रेस हो, वट एवर द केस में भी हमने उसको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देनी है, हम लोगों ने उसके साथ काउंसलिंग करनी है, हम लोगों ने उसको ये वाला हार्ट अप्रोच यूज़ करना है। और इस हार्ट अप्रोच के साथ हमने इस ऑर्गेनिज्म को दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आना है। और इसके लिए डेफिनेटली इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं कि हमें किसी भी सूरत में बीमारी से लड़ के मरना है, हमें खुदकुशी नहीं करनी है, उन सारी चीज़ों से भी एक मोटिवेशन मिलेगी और जो ऑर्गेनिज्म है उसके सर्वाइव करने का चांस और बढ़ जाएगा। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स। मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है रिमेंबर। हम ये सब कुछ कर रहे हैं, हम ART कर रहे हैं, हम HAART कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिशें, हमारी आरज़ुएं वो यही हैं कि हम इस पेशेंट को दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आएँ। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये क्योर नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्योर। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि देखो देयर इज़ नो क्योर, देयर इज़ नो वैक्सीन, यानी कि ना तो हम इससे बच सकते हैं और ना ही हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, हम इस पर्टिकुलर HIV वायरस को बहुत लंबे अरसे तक प्रोलिफरेट करने से रोक कर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग इसकी सर्वाइव करने के, जिंदा रहने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। हम उसके वायरस को ट्रांसमिट करने के रिस्क को कम कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात मेरे पास क्या है, अच्छी बात यह है कि ये जो हमारे पास ARVs हैं, जो हमारे पास HART थेरेपी है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। किस चीज़ में? क्योर में नहीं, कंट्रोल में। हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और अगर ये ऑर्गेनिज्म इन मेडिसिन को कॉन्स्टेंटली लेता रहे तो ऑलमोस्ट आप देखते हैं कि जो लाइफ स्पान इस HIV पॉजिटिव बंदे का है वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है HIV नेगेटिव पर्सन के। इसका मतलब है कि हम जिंदगी की क्वालिटी तो बेहतर कर ही रहे हैं, हम जिंदगी की क्वांटिटी भी ऑलमोस्ट रिस्टोर करने में कामयाब हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म रेगुलर मेडिसिन ले, किसी डोज को मिस ना करे
और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स ने मशवरा देते हैं उसको दिलो जान तस्लीम करें। और ये जो क्वैक्स हमारे पास बैठे होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, हम उनकी बातों को कभी ना सुने। वी शुड ट्राई ऑलवेज टू ऑप्ट द एक्सपर्ट हैंड्स। इन एक्सपर्ट हैंड्स की वजह से ही हमारी ऑर्गेनिज्म की लाइफ एक हेल्थ ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बराबर हो जाती है। मैंने लिखा है यहाँ पे, हैव अ बिग हैंड, हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज उन तमाम हेल्थ ऑफिशियल्स के लिए कि जो इन ऑर्गेनिजम्स को, जिन्हें सोसाइटी में कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये ज़िंदगी दोबारा से वापस देते हैं। देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर थेरेपी में बैड क्या है और हम उस बैड में से भी पॉजिटिविटी कैसे निकालते हैं, उसको देखने के लिए वी शुड गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे बात हो रही थी कि ARTs, ARVs और HART ये सारी की सारी चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए हैं जिन्हें हम ज़िंदगी लौटाना चाहते हैं। लेकिन इसकी ज़ाहिर है हर चीज़ का जहाँ अच्छा इफेक्ट होता है वहाँ बुरा इफेक्ट भी हो सकता है। इसके बारे में बुरी बात क्या है? इसकी दो बातें बहुत बुरी हैं। नंबर एक कि इसकी साइटोटॉक्सिसिटी, सेल्स को पॉइजन करने की एबिलिटी और जिस्म में और बैड इफेक्ट्स जो स्टार्ट करने की एबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज एंजाइम्स को पॉइजन करना इतना आसान नहीं होता और उस एंजाइम को पॉइजन करने की एक कॉस्ट होती है। फिर दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि इलाज बहुत महंगा है। ये इलाज बहुत महंगा है, लेकिन इसके बारे में अच्छी बात क्या है, उसमें से पॉजिटिविटी क्या है कि हम रिसर्च करने वाले लोग अभी भी दिन रात इसी बात पे मेहनत कर रहे हैं कि आरजू ये है किसी आंख में कोई आंसू ना रहे, इलाही मेरे हाथ में कोई ऐसा टूल दे दे। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए, हमारे पास कोई ऐसी ड्रग हमें मिल जाए कि जो इन ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आ सकती हो। तो इसके लिए हम लोग अपने मेन गोल को अचीव करने की ख्वाहिश रखते हैं, इसीलिए दिन रात रिसर्च कर रहे हैं और इस डिजीज़ का क्योर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योर से बहुत ज़्यादा बेहतर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? प्रिवेंशन। अगर आप प्रिवेंशन ले लें तो आपने इतनी प्रीवियस बैड थिंग्स में ज़रूर जाना है और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द मुस्लिम्स, तो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारी अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वही हम लोगों को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाती है और हमें इन रिस्क फैक्टर से बचा सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म एड्स वायरस का शिकार हो गया है तो उसकी मॉरल वैल्यूज़ हमेशा बुरी ही हों। आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि मॉरल वैल्यूज़ का जो शिकार लोग हैं वो तो कम हैं। हमारे और बहुत से ऐसे एट्रीब्यूट्स और फैक्टर्स हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी में वायरस को इंजेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, सिरिंजेस। अगर हम में से कोई भी हेल्थ ऑफिशियल, चाहे वो नर्सिंग के लेवल पर हो, चाहे वो कंपाउंडर के लेवल पे हो, चाहे वो हकीम के लेवल पर हो या वो डॉक्टर के लेवल पर हो, एनी वन ऑफ देम, इफ ही और शी इज यूजिंग कॉन्टेमिनेटेड नीडल्स, क्योंकि हमारी पास्ट हिस्ट्री में ऐसा होता रहा है कि हमारे पास जो सिरिंजेस थी वो भी ग्लास की बनी होती थी, जो नीडल्स थी उनको हम लोग एक स्पेशल स्टरलाइजर में डाल के, सो कॉल्ड स्टरलाइजर में डाल के हम उसे गर्म करते थे और उसी ग्लास की सिरिंज को नीडल को हम बार बार यूज़ करते थे। बहरहाल दैट वेरी डार्क पीरियड इज़ ओवर नाउ। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास डिस्पोजेबल सिरिंजेस आती हैं, डिस्पोजेबल नीडल्स आती हैं, हमारे पास ऐसी कटर्स मौजूद हैं जो कि डेफिनेटली किसी भी इंजेक्शन को लगाने के बाद फौरी तौर पर नीडल्स को बिल्कुल टिप से काट देते हैं और अब इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छी नीयत का यहाँ अपने दिमाग में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास सारे के सारे टूल्स प्रेजेंट हैं लेकिन हमारे जहन में जो बेईमानी है और लालच है अगर वो वहीं पे प्रेजेंट है तो फिर डेफिनेटली हम इस डिजीज़ को तमाम तरह टूल्स आप लोगों के हाथ में देने के बावजूद प्रोलिफरेट होने से नहीं रोक सकते। तो जितने भी हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, रियल और सो कॉल्ड, उन सबको चाहिए कि वो जो सिरिंजेस हैं वो डिस्पोजेबल यूज़ करें और उसको यूज़ करने के फ़ौरन बाद उस कटर से उस चीज़ को काट के डिस्पोज ऑफ कर दें। फिर इसके अलावा ये जो हमारे पास नीडल्स हैं, नीडल्स, इनको भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये वो वही नीडल्स अब हम उस नीडल की बात नहीं करें जो इंजेक्शन के आगे लगी हुई है, हम नीडल्स की बात कर रहे हैं जो एक्यूपंक्चर में इस्तेमाल होती है।
हम उन नीडल्स की बात करें जो ईयर पर्सिंग में इस्तेमाल होती हैं, कान को छिदवाने में इस्तेमाल होती है। कान को छिदवाने वाली मशीन जो है वो प्रॉपर स्टरलाइज ही नहीं की जाती, उसके प्रॉपर तरीके से उसको साफ ही नहीं किया जाता, बल्कि एक छोटे से बच्चे या बच्ची के कान को छेदने के बाद उसको वैसे रख दिया जाता है, और जब कोई नया ऑर्गेनिज्म आता है तो फिर उसी को वैसे ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की, इन पर्टिकुलर लोगों की कि जिनका ताल्लुक ही तौर से फीमेल्स के साथ है, चाहे वो फीमेल की कटिंग करने वाले लोग हैं, हेयर कटिंग करने वाले लोग हैं, या ये ईयर पर्सिंग करने वाले लोग हैं, या नोज पर्सिंग करने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे जो पर्सिंग करने वाले लोग वो बॉडी में किसी भी जगह हो, उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही का मुजाहरा करेंगे तो आप लोग इस पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का वजह बन सकते हैं। फिर एक और चीज़ जो हमारे यहाँ तो बहुत कम है लेकिन सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ कॉल्ड एज टैटूइंग। और आपको पता है टैटू बनाने वाली भी खास नीडल होती है, और उस पर्टिकुलर नीडल को भी अच्छे तरीके से स्टरलाइज करने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। और दुनिया में तीसरे नंबर पे जो डिजीज़ प्रोलिफरेशन की कॉज है वो टैटूइंग है, और इस पर्पज़ के लिए अब इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर लिए जा रहे हैं, और उसके लिए भी ऐसी यू कैन से नीडल्स बनाई जा रही हैं जो कि डिस्पोजेबल हों, और ये फन बहाल दुनिया में चलता रहेगा। फिर हम चलते हैं आगे। डोंट यूज टूथब्रश, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले हम ये समझते थे कि ये स्लाइवा से नहीं फैलता, लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि ये स्लाइवा से भी फैलता है। लिहाजा आपने किसी ऐसे पेशेंट का टूथब्रश भी इस्तेमाल नहीं करना कि जिसके बारे में हमें डाउट हो कि ये एड्स का पेशेंट है। आपने ब्लेड इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज आपको पता है कि हमारी स्किन के ऊपर ऑल दो डेड सेल्स होते हैं, लेकिन हमारी स्किन के ऊपर बहुत से ऐसे पिंपल्स हो सकते हैं, छोटे से ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, बॉयल्स हो सकते हैं, पिटिकीज हो सकती हैं, कि जिसकी वजह कि जिसके अंदर ब्लड सप्लाई हो, और अगर हम किसी भी कंटेमिनेटेड ब्लेड के साथ उनमें से किसी एक को भी रिमूव कर देंगे, उसकी शेव कर देंगे, तो फिर ये वाले वायरसेस जो साइज में बहुत छोटे हैं ये हमारे ब्लड में शामिल हो जाएंगे। तो टॉवल्स ये भी आपने किसी तौर से भी दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि अगर आपके घर में 4 या 5 बंदे हैं तो आप 4 या 5 टॉवल रखें, उनको कलर असाइन करें, और हर बंदा अपना ही टॉवल इस्तेमाल करे, बिकॉज हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक स्किन फ्लोरा होता है, अपना एक स्किन फौना होता है। तो कोशिश करें कि आप दूसरे पर्सन का टॉवल भी इस्तेमाल ना करें। इलाज परहेज से बहुत बेहतर है। लग रहा है कि चीज़ें आपके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन डालेंगी, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अगर आप ये थोड़ा खर्चा कर लेंगे तो आप पीछे आने वाले खर्चे के बारे से तो बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। आप अपने प्यारों को उन तमाम तकलीफ से बचा लेंगे कि जो सिर्फ इतनी छोटी सी मय लेने से बच सकती हैं। आप टॉवल्स को बार बार वॉश भी करें, उससे भी जर्म के ट्रांसमिट होने का चांस और कम हो जाएगा, और आप अपनी वजह से अपने किसी प्यारे को एड्स में मुब्तला होने से बचा लेंगे। बार्बर्स शॉप के ऊपर अपने रेजर्स खुद लेकर जाएं, अपनी रेजिंग किट खुद लेकर जाएं, बिकॉज उनके पास जो टूल्स प्रेजेंट हैं डेफिनेटली दे आर नॉट स्टरलाइज्ड। आप बीइंग एजुकेटेड पर्सन, आप लोगों को अपने बार्बर्स को भी एजुकेट करना चाहिए, उनको ग्लव्स पहनाने चाहिए, ताकि उसकी जो सीजर है, उसका जो यू कैन से रेजर है, उसी कंटेमिनेशन उसके हाथ के थ्रू भी आप लोगों की शेविंग किट या चीज़ों को ना लग सके। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म की आइंदा वाली ज़िंदगी के ऊपर बहुत अच्छे और बुरे असर डाल सकती है। फिर हम चलते हैं हमारे स्टूडेंट्स, एक और चीज़ जो हमारी पॉपुलेशन में, इंडियन पॉपुलेशन में या इस सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, वो है हमारे फुटपाथ पे बैठे हुए डिफरेंट किस्म के डेंटिस्ट्स। पॉवर्टी है, गुर्बत है, गुर्बत बहुत सी बीमारियों की जड़ है। तो ये ऐसे लोग जो डेंटिस्ट हैं, सो कॉल्ड डेंटिस्ट हैं, वो प्रोफेशनल्स नहीं हैं, उन्हें इस पर्टिकुलर डिजीज़ की सिवियरिटी का अंदाज़ा ही नहीं है, वो क्वालिफाइड नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो एक ही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से या डेंटिस्ट के इंस्ट्रूमेंट को बार बार यूज़ करते रहते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा ख़राबी हो सकती है, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट बीमारियों का शिकार हो सकता है, और सारे फायदे ज़ाहिर है कौन है, एड्स। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर बीमारी की इन चीज़ों के अलावा जो सबसे बड़ी कॉज है वो STDs हैं। STD स्टैंड्स फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी
क्या हो सकता है? ब्लड कॉन्टैक्ट में आ सकता है, सीरम कॉन्टैक्ट में आ सकता है, सीवन कॉन्टैक्ट में आ सकता है। ये वो सारे के सारे बॉडी फ्लूइड हैं जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है। तो अगर उन दोनों में से एक भी पार्टनर अफेक्टेड है तो प्रॉब्लम हो सकती है। आमतौर पे अगर आप अपने आप को एक ही पार्टनर तक कन्फाइन रखते हैं तो आमतौर पे अगर दोनों ठीक है तो ट्रांसमिशन का चांस कम होता है। लेकिन वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं उनके अंदर आमतौर पर डिजीज के प्रोलिफरेट होने का चांस ज्यादा होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अवॉइड इमोरल एक्टिविटीज, फजूल किस्म की जो आप लोगों के फिजिकल कांटेक्ट है आप उससे अपने आप को बचाएं। फॉलो द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम और ह्यूमैनिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी से दिस थिंग, दुनिया में सबसे बड़ा दीन इस्लाम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी अदियान हैं, चाहे वो हिंदू मत है या सिखिज्म है या जूइज्म है या यू कैन से क्रिश्चियनिटी है, दुनिया में कितने भी मजहब, वो सारे के सारे एक चीज पे बहाल मुत्तफिक हैं कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज है और वो तमाम के तमाम अदियान हमें ह्यूमैनिटी ही इंड्यूस करने के लिए आए हैं। तो आप इंसानियत की कदर करें, अब अपने सबसे ग्लोरियस मजहब इस्लाम की कदर करें और जो उसकी टीचिंग है उसको समझें और एक हेल्दी पायस लाइफ, परहेजगार जिंदगी गुजारें। जो निमत अल्लाह ने आपको दी है उस पर आप शुक्रगुजार रहें और कन्फाइन योरसेल्फ टू ओनली वन सेक्स पार्टनर। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप ये नहीं करते और आप कहीं बाहर से इस पर्टिकुलर वायरस से कैरियर बन जाते हैं और फिर आप एक बेटे या बेटी के बाप बनने वाले हैं, तो जाहिर है क्या होगा कि आपने डिजीज ट्रांसफर की, जाहिर है आने वाली बेबी की मदर में, तो इस पर्टिकुलर मदर से ब्लड के थ्रू प्रेगनेंसी के दौरान में ये वाला वायरस आपकी अगली नस्ल में ट्रांसफर हो जाएगा। शायद आप जिंदगी के आखिरी मराहिल में हों, जिंदगी के आखिरी 10 साल गुजार रहे हों, आपको इसकी सजा सिर्फ 10 साल मिलेगी, लेकिन आपकी आने वाली नस्ल को इसकी सजा शुरू से ही मिलना शुरू हो जाएगी। तो इमेजिन करें कि जब इस्लाम आपसे ये बोल रहा है कि आप पाए जिंदगी गुजारें, तो उसका ताल्लुक सिर्फ आपके साथ नहीं है, आपकी आइंदा आने वाली शायद 10 या 7 नस्लों के साथ है। फिर हम चलते हैं अगली बात की तरफ। सिर्फ और सिर्फ यही चांस नहीं था कि मदर अपने बेबी को थ्रू प्लेसेंटा ट्रांसफर कर सकती थी वायरस, बल्कि उसके बाद अगर वो मदर फीड करवाती है, ब्रेस्ट फीड कराती है अपने बेबी को, तो प्रॉब्लम और ज़्यादा प्रोलिफरेट हो सकती है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो स्टॉप फीडिंग इमीडिएटली। उसको आप किसी यू कैन से जैसे हमारे आर्टिफिशियल सिंथेटिक मिल्क्स हैं उनके ऊपर आप ले जाएं, तो अब जो उसका नुकसान होगा वो ज़्यादा होगा और फ़ायदा बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इस लिहाज से इस पर्टिकुलर चीज़ को इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए। किन चीज़ों से एड्स नहीं फैलता, अब हम उनकी बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ। आप किसी से हैंड शेक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एड्स के पेशेंट को तनहा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, उसके साथ अपने सिंपैथी शो करने की ज़रूरत है, उसको प्रॉपर डिप्रेशन से निकालने के लिए उसके साथ मिलने जुलने की ज़रूरत है। अगर आप उसे तनहा छोड़ देंगे तो उसकी ज़िंदगी जो शायद 5 साल थी वो 5 माह रह जाएगी। तो अगर आप उसे शेक हैंड करते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप उसे गले भी मिल लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि वायरस को ट्रांसमिट होने के लिए किसी किस्म के फ्लूइड का आपस में कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी है। वो स्लाइवा भी हो सकता है, वो सीमन भी हो सकता है, वो सीरम भी हो सकता है, वो ब्लड भी हो सकता है। आपने उस कॉन्टैक्ट के अलावा आप किसी भी कॉन्टैक्ट को जायज़ समझे, राइट। कफिंग और स्नीजिंग से नहीं फैलता। फिर उसके अलावा अगर आप एक ही स्विमिंग पूल में इकट्ठे नहा रहे हैं लेकिन कोई चीज़ बॉडी में से सकेट आउट नहीं हो रही, रिलीज आउट नहीं हो रही, तो फिर भी इन्फेक्शन नहीं फैलेगी। लेकिन अगर एक पर्सन उसकी बॉडी में से फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग हो रही है तो फिर ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे कोई कट लग जाए, लीजन हो, जख्म हो, तो उस तरीके से बाहर ट्रांसफर हो सकती है। तो स्विमिंग करने वाले लोगों को भी देखना चाहिए कि अगर मैं एड्स का पेशेंट हूँ या मेरे में ऐसे कोई सिम्टम अपेयर हो रहे हैं तो आई शुड नॉट यूज़ द कॉमन स्विमिंग पूल। अपनी इंसानियत की जिम्मेदारी को भी समझें कि अगर आप पेशेंट्स हैं तो हाउ यू कैन लिमिट द ट्रांसमिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर हेल्दी पर्सन। टॉयलेट इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा,
डोर की नॉब्स को दबाने से कुछ नहीं होगा, टेलीफोन इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा, ऑफिस मशीनरी इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि इसमें से किसी भी चीज के ऊपर इस एड्सदा शख्स का ब्लड नहीं लगा, राइट। इस पर्सन का कहीं से सीरम नहीं निकल आया, इसके ऊपर कोई रगड़ नहीं लग गई उसके ऊपर से, और लिम्फ नहीं बाहर निकल आया, तब तक इन पर्टिकुलर चीजों को सिंपल हाथ के छूने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इनमें से किसी भी चीज के ऊपर इस पर्सन का ब्लड लगा हुआ है तो फिर ट्रांसमिशन हो सकती है, बल्कि डेफिनेटली होगी। तो इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए कि इन पर्सन्स की जो एक फिजिकल हाइजीन है और जो स्किन की हेल्थ है उसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना चाहिए और देखना चाहिए कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लीडिंग इमीडिएटली स्टॉप करवानी चाहिए और उसको कंटेमिनेट चीज़ों को होने से बचाना चाहिए। सेम इज़ अ केस विद द हाउस होल्डर फर्नीचर। इसके अलावा अब तक रिसर्च ये बता रही है कि डिफरेंट किस्म के जो मॉस्किटोज हैं, अदर इंसेक्ट्स, अगर वो इनको बाइट करती हैं और वो वाला ऑर्गेनिज्म फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को बाइट कर ले हेल्दी पर्सन को, तो इससे ट्रांसमिशन नहीं होती। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे अहम बात क्या है कि अगर हम इस पर्टिकुलर बीमारी को दुनिया से एराडिकेट करना चाहते हैं तो इसका वाहिद इलाज परहेज है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इमोरल वैल्यूज से और इन पर्टिकुलर कंटेमिनेशन से बचा सकते हो आप बचाएं, क्योंकि जो हालात हैं हमारे मुल्क में वो बहुत अच्छे नहीं हैं। हमारे मुल्क के अंदर भी डिजीज़ बहुत तेज़ी से अपने पंजे गाड़ रही है। इसकी एग्जांपल के लिए हम देखते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ को। आप देखें माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो एड्स की कंडीशन है वो कोई बहुत अच्छी नहीं, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि बिल्कुल अगर हम बात करें 2015 की तो हमारे पास तकरीबन 100,000 मीन टू से कि 1,00,000 मरीज थे, लेकिन जो रिपोर्ट हुए जिन्होंने रिपोर्ट करना पसंद फरमाया वो सिर्फ और सिर्फ 15,370 थे, 15,370। आप इमेजिन करें कि बाकी अबाउट 86,000 और 85,000 लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं किया। ये हमारी कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप इमेजिन करें कि हम कितनी रिस्पॉन्सिबल नेशन हैं। हम उस डिजीज को रोकना दूर की बात है, हम उस रिपोर्ट भी करना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो हमें बहैसियत कौम जागना चाहिए, और अगर हमें इस किस्म की कोई इंटरनेशनल किस्म की एलिमेंट आती है तो उसको फौरी तौर पर एड्रेस करना चाहिए। आप देखें कि ये 500, दैट इज 100, 1000, दैन 1500। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो 2015 तक, ये बात डेटा है 2015 का, तो 2015 तक सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पास सिंध में रिपोर्ट हुए और वो थे 1278। उससे कम हमारे पंजाब में थे। अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूं तो पंजाब की पॉपुलेशन सिंध की पॉपुलेशन से डबल है, तो उसके लिहाज से आप अगर इसकी इंसिडेंस को इससे कंपेयर करें तो आपको ये वाला ग्राफ और डबल कर देना चाहिए, राइट। तो पॉपुलेशन के एतबार से पंजाब बहुत बड़ा एक सूबा है, फिर भी उसके अंदर जो इंसिडेंस था 2015 में वो जस्ट 508 केसेस थे। लेकिन ये रुकने वाले नहीं हैं। इंपॉर्टेंट बात ये कि रुकने वाले नहीं है, ये डे बाई डे बढ़ते चले जा रहे हैं। कितनी देरी से बढ़ रहे हैं उसके लिए हम नेक्स्ट ग्राफ को स्टडी करेंगे। देन लुक एट दिस, द इस्लामाबाद, वेरी वेरी स्मॉल पॉपुलेशन एज कंपेयर टू पंजाब एंड सिंध, अ वेरी स्मॉल एरिया, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, बट द इंसिडेंस इज 468। तो बहुत ह्यूज फ्रैक्शन है वहाँ पे लोगों की कि जो एड्स का शिकार हो चुकी है, और जाहिर है ये रुकने वाला नहीं है, ये फैलता ही चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग एरिया है हमारे पाकिस्तान के लिहाज से कि इतनी छोटी सी पॉपुलेशन में इतने ज़्यादा लोग एड्स का शिकार हो चुके हैं। और फिर अगर आप KPK की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, तो बहरहाल वहाँ पे इंसिडेंट्स अभी काफ़ी ज़्यादा कम है। और आज़ाद कश्मीर की बात कीजिए तो वहाँ पे सिर्फ 31 केसेस रिपोर्टेड थे अप टू 2015। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं हर आने वाले साल की बात करूं, अब हम 2020 में खड़े हैं, तो हर आने वाले साल में जो पूरी दुनिया में एड्स के पेशेंट की तादाद है वो तकरीबन 2 लाख के लिहाज से बढ़ रही है, 1.9 मिलियन बढ़ती चली जा रही है। 36.7 थी हमारे पास 2015 में, जो बढ़ के 38.6 मिलियन हुई 16 में, और फाइनली 2020 में ये 46.2 बिलियन तक जा चुकी है। ये तेजी से बढ़ने वाली बीमारी की वजह एक ही है कि हम इस्लामिक वैल्यूज़ को नहीं समझ रहे, हम इंसानी वैल्यूज़ को जगह नहीं दे रहे, हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि अगर एक बीमारी मुझे है तो मैंने उसको दूसरों तक पहुंचाने से कैसे रोकना है।
राइट। अगर हर शख्स अपनी इखलाकी जिम्मेदारी भी पूरी करे तो इस डिजीज़ को दुनिया में बहुत तेजी से फैलने से रोका जा सकता है। पहली तो बात यह है कि अपनी मॉरल वैल्यूज़ को ठीक करें। अगर आपकी मॉरल वैल्यूज़ ख़राब हैं तो पुट योर सेल्फ इनटू एक्सटेंसिव टेस्टिंग, और तब तक मेडिसिन खाते रहें, टेस्ट करवाते रहें जब तक कि ये बीमारी ऑल टुगेदर एलिमिनेट नहीं हो जाती या उस लेवल से कम नहीं हो जाती कि आप किसी के लिए इन्फेक्शन का सबब बन सकें। अल्लाह हमें इस बात को समझने की तौफीक दे और हमें इस बात से महफूज रखे कि हम दूसरों के लिए भी किसी खराबी की वजह बने, बल्कि हम बीइंग डॉक्टर इन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हों और इनको ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आने में कामयाब हों। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़।